Hello friends, welcome in my YouTube channel RV Success. Today we will discuss about class 10th chapter 2 History Nationalism in India. Friends, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाहे छोटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा, इसमें से पोर्शन ज़रूर पूछा जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम इंडियंस का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट नहीं था. हम लोगों ने उसमें इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन लिया क्योंकि एट दैट टाइम वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स. क्योंकि ब्रिटिशर्स का पार्टिसिपेशन था तो हमारा भी पार्टिसिपेशन हो गया. एंड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ता जा रहा था और उसने वॉर लोन्स लिए हुए थे. तो अब उसको फुलफ़िल करने के लिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को फुलफ़िल करने के लिए, वॉर लोन्स को रीपे करने के लिए उसके पास एक ही साधन था कि हम इंडियंस से जितना हो सके उतना मनी, उतने रिसोर्सेज वो अपने पास खींचे. दैट्स वाई उन्होंने दुनिया भर के जो टैक्सेस हम पर लगा रखे थे उसको रेज़ करना शुरू कर दिया. जैसे कि कस्टम ड्यूटी वगैरह उन्होंने उसको रेज़ किया. इवन दे इंट्रोड्यूस द न्यू टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स. यस स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे यहाँ इनकम टैक्स नहीं होता था. ये हमारे यहाँ किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशर्स ने, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सेकंड, जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज़ थी धीरे धीरे उनके जो प्राइजेस थे वो रेज होते जा रहे थे. यस फ्रेंड्स, 1913 से 1918 तक ऑलमोस्ट सभी इसेंशियल कमोडिटीज़ के जो प्राइजेस थे वो डबल हो गए. तो जिसकी वजह से लोगों की जो लाइफ थी वो एक्सट्रीम हार्डशिप में जा रही थी. थर्ड, सप्लाई ऑफ सोल्जर्स. यस फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स का जो सबसे ज़्यादा हम कहें क्रूअल जो फेस था वो हमें यहाँ देखने को मिला क्योंकि इन्होंने जहाँ पर भी विलेज में देखा कि कोई लड़का बड़ा हो गया या एडल्ट्स हैं, उनको ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट किया. यानी ज़बरदस्ती उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया और पकड़ के बॉर्डर पर भेज दिया कि जाओ लड़ो. कोई मतलब नहीं है कि उनको ट्रेनिंग है कि नहीं, या वो जाना चाहते हैं कि नहीं है, बट फोर्स रिक्रूटमेंट उन्हें करना था तो करके उन्होंने भेज दिया बॉर्डर पे. ओके, फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से लोगों के मन में वाइड स्प्रेड एंगर जगह ले रहा था. और फ्रेंड्स, कहते भी है ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है. ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ. उस समय हमारे यहाँ एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड हो गया ड्यू टू द फैमिन्स. बारिश नहीं हुई, बहुत सारा सूखा पड़ा जगह पे और लोग भूख से मरने लगे. एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर एपिडेमिक्स फैले. कौन सा एपिडेमिक? इन्फ्लुएंजा. प्लीज़ नोट इट डाउन. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक वॉज स्प्रेड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया. एंड फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921, 12 to 13 million people perished due to the famines and the influenza epidemic. अब आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट हम पर कितना ज़्यादा ख़राब पड़ा. हमारे जो लोग थे उनका जीवन जो था और ज़्यादा मुश्किल में हो गया. ब्रिटिशर्स ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया. हमारे यहाँ टैक्सेस रेज़ करता चला गया, टैक्सेस बढ़ाता चला गया और न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए, फोर्स रिक्रूटमेंट किया. प्राइजेस जो थे वो कमोडिटीज़ के वो बढ़ते चले गए और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एज वेल एज शॉर्टेजेस ऑफ फूड ड्यू टू फैमिन्स. तो ये 5 पॉइंट्स आपको अपने माइंड में क्लियर करके रखने हैं. नाउ, इतनी ख़राब कंडीशन, लोगों के मन में गुस्सा भरा पड़ा है. अब उन्हें कुछ करना है, क्या करना है कुछ नहीं पता. एट दैट टाइम द मैजिशियन केम टू इंडिया. द नेम वॉज महात्मा गांधी. यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक, सत्याग्रह. महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन जनवरी 1915. यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट इट डाउन. कब लौटे महात्मा गांधी? 1915. कहाँ से लौटे? साउथ अफ्रीका. क्यों गए थे साउथ अफ्रीका? वो अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे. लेकिन वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर रेसिस्ट रिजीम थी, मतलब कि अपार्टीहिड, यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, उसको देखते हुए उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो ब्लैक्स हैं उनको इन्फीरियर माना जाता है, वाइल जो वाइट्स हैं वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं. तो रेस की जब बात आई, वहाँ पर इस तरह का उनसे ख़राब व्यवहार किया जाता था, तो वहाँ उन्होंने एक मास एजिटेशन किया. मास एजिटेशन का मीनिंग होता है लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह करना. ठीक है, लेकिन यहाँ हमारी एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो है नोवल मैथड ऑफ मास एजिटेशन. अगर हम सीधा सीधा मास एजिटेशन का मतलब लेंगे तो इट मीन्स कि सीधा
पब्लिक ने लड़ाई झगड़े किए गवर्नमेंट के साथ, अपनी बातों को रखने के लिए मार पिटाई की, चीज़ें तोड़ी फोड़ी, इस तरह का इम्पैक्ट जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सत्याग्रह। और आप सबको पता है गांधी जी वॉज अगेंस्ट द वायलेंस। किसके फेवर में थे वो? नॉन वायलेंस के। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटे और अपने साथ लाए द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड विद द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। यानी सच में जो ताकत होती है, यहाँ उसकी पावर की बात की गई है और हमें सत्य की तलाश करनी है, उसकी बात की गई है कि हमने इसको ज़रूरत है आज की हम सत्य को देखें। तो इस वाली जो मेथड था इनका, गांधी जी का सत्याग्रह, इस पर काम करता था। फ्रेंड्स, गांधी जी का मानना था कि यदि हमारा कॉज ट्रू है, हमारा कारण सच्चा है और अगर हमारे ऊपर वाकई इनजस्टिस हुआ है, तो हमें कभी भी ऑपरेसर की अगेंस्ट हथियार उठाने की, उस वॉयलेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिना हथियार उठाए, बिना क्रोध दिखाए, बिना गुस्सा दिखाए एक सत्याग्रही अपनी बैटल को विन कर सकता है बाय अपीलिंग द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर। भाई उसके अंदर भी तो कॉन्शियंस मतलब होता है जो हमारे अंदर का एक अच्छा दिमाग होता है, जो हमें बताता है, हमारी अंतरात्मा होती है, वो हमें बताती है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो वो उनका ये कहना था, तो ऑप्रेसर के अंदर को भी उसके कॉन्शियंस में पता है कि ये चीज़ ठीक की है मैंने और ये चीज़ गलत की है। तो एक सत्याग्रही का काम सिर्फ ये है कि उसके कॉन्शियंस को जगाए, जिससे उससे खुद रियलाइज़ हो जाए कि मैंने जो ये किया है ये इनजस्टिस है और मैंने ये जो ये किया है ये गलत है, इससे लोगों को परेशानी होगी। बिकॉज फाइनली वी ऑल आर ह्यूमन्स एंड एज यू नो द पावर ऑफ द ट्रुथ, एक ना एक दिन उस ऑप्रेसर को पावर ऑफ द ट्रुथ को अपनाना ही होगा, उसके आगे सिर झुकाना ही होगा, क्योंकि ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प। एंड इवन महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि केवल नॉन वायलेंस ही एक ऐसा मेथड है जिससे हम सारे अलग अलग जो रिलीजन के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, हम उन सबको मिला करके यूनाइटेड कर सकते हैं और एक ऐसा मूवमेंट चला सकते हैं जिसकी वजह से हमें हमारा इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो ये था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जिसको लेकर के गांधी जी 1915 में इंडिया लौटे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे द 3 डिफरेंट प्लेसेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सक्सेसफुली। फर्स्ट, इन 1916 गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन चंपारण, बिहार फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स अगेंस्ट द रिप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। द सेकेंड वन इज इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर द पीजेंट्स। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पीजेंट्स थे वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनका क्रॉप फेलियर हो गया था और वहाँ पर एपिडेमिक फैला था। दैट्स वाई वो डिमांड कर रहे थे कि इस बार हमारा जो रेवेन्यू है हमें उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। तो गांधी जी ने उनके दुख दर्द को देखते हुए खेड़ा में भी अपना सत्याग्रह कंडक्ट किया और सक्सेसफुली उसे फॉट किया। थर्ड, इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 3 सत्याग्रह जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद यहाँ ऑर्गेनाइज किए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।